उस सरकारी स्कूल को सुधारा जाए, ना कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए। प्राइवेटाइजेशन करने से मालूम है उससे गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक, गुमराह किया जा रहा है। देखिए, अरे सुनिए भैया, बोलने अगर सवाल करिए तो जवाब तो सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सबका विकास अपना विकास। आपके पास स्किल है तो कुछ भी है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो डिग्री मैं भी ले सकता हूँ। मैं अपनी बात नहीं, एक आम बात कर रहा हूँ। वो काला धन है, वो सब काला धन था, इस वजह से वो बैंक वो काला धन आ गया, सफ़ेद हो गया, 15 लाख हमारे खाते में पहुंच गए, और फिर 2000 का नोट बंद हुआ, फिर काला धन बाहर आएगा, फिर हमारे खाते में सबके आ जाएगा पैसा। यही आप कहना चाहते हैं ना? नमस्कार साथियों, खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे देश की मीडिया एक मुद्दे पर टिकी हुई है और चर्चा कर रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में। लेकिन क्या संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा ज़रूरी है, या मुद्दा ज़रूरी है विकास का, या मुद्दा ज़रूरी है रोजगार का, या मुद्दा ज़रूरी है बढ़ती हुई महंगाई का? हम इस पर खास चर्चा करेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज़ को लेते हैं। मुद्दा सदन का होना चाहिए कि उसका लोकार्पण कौन करेगा, उसका उद्घाटन कौन करेगा, या मुद्दा ये होना चाहिए कि विकास कौन करेगा और भ्रष्टाचारी बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाना चाहिए। इसी पर हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे उनके विचार। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। क्या लगता है, आज जो चर्चा मीडिया कर रही है, टीवी, पेपर, हर जगह चर्चा चल रही है कि सदन में ये हुआ, सदन में वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये चीज़ ज़रूरी है या अन्य फैक्टर ज़रूरी है? जय हिंद साथियों, पहले तो मैं बताऊँ, बड़ा अपनों को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे देश में मैंने जन्म लिया कि जहाँ की सरकार और ऐसा प्रधानमंत्री मुझे मिला जो इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वक्ता भी है, प्रवक्ता भी है। यानी महामारी, कोरोना जैसी महामारी को उसने रिसर्च करके खाली ताली से भगा दिया, 10 पैसे का खर्चा नहीं किया और खाली थाली से भगा दिया। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। जहाँ तक सवाल है सांसद भवन का, तो सांसद भवन एक बनी हुई थी। इस वक्त देश बेरोज़गारी से गुजर रहा है, यानी देश में इतनी गरीबी आ गई है कि फोकट में गल्ला बांटा जा रहा, गरीब कोई भूखा न रहे। ऐसी स्थिति जब देश में पैदा हो जाए कि कोई गरीब भूखा न रहे, उनको गल्ला दिया जाए, सब खाएं, उस स्थिति को देखते हुए पुराना सांसद भवन न जर्जर था कहीं से, न ख़राब था, न सीटों की कमी थी। क्या ज़रूरत थी इतने पैसे मुल्क के बर्बाद कर? वही पैसे लगा के कोई एक वो खोल देते फैक्ट्री वगैरह, जिसमें कुछ नौजवान लग जाते और लोगों का काम हो जाता। अब रही बात उद्घाटन की, उद्घाटन प्रधानमंत्री करें या राष्ट्रपति करें, उद्घाटन हो गया, उससे आम जनता का इतना ताल्लुक़ नहीं है। कोई उद्घाटन करे, अब सांसद भवन चलेगी, सांसद लोग उसमें बैठेंगे, उनको ज़्यादा आरामदेह सीटें होंगी। जैसे पहले गाड़ी चली थी, फिर एयर कंडीशन गाड़ी चली ना, इसी तरह वो सांसद भवन भी है, पहले बना था, चलो उससे बेहतर बन गया होगा बस। मतलब वो डॉक्टर भी हैं, आपने कहा देर के प्रधानमंत्री, इंजीनियर भी हैं और ताली बजा करके कोरोना छू मंतर कर देते हैं। और सदन की ज़रूरत क्या थी जब पहले से सदन बना हुआ था? इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, तर्क का कोई सवाल जवाब नहीं होता है। और ये रही बात लोक भवन की, उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये आज़ाद भारत में निर्मित, आज़ाद भारतीयों द्वारा यह, और आज़ाद भारत के एक मजबूत सशक्त प्रधानमंत्री के सहयोग से यह निर्मित हुआ है। तो यह सबके लिए गर्व की बात है। और अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित लोक भवन में हमारी लोकसभा संचालित होती थी, राज्यसभा के और लोकसभा के माननीय सदस्यगण बैठते थे, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात थी। और ये नई टेक्नोलॉजी और नई तकनीकी से निर्मित इस लोक भवन में हमारे द्वारा चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि हमारी बात वहाँ जाके रखेंगे और कहीं ना कहीं उनके लिए ये सुविधा होगी। और इसके लिए हमें बहुत ही गर्व की बात है, ऐतिहासिक पल है, सबको बहुत गर्व की बात है, ऐतिहासिक पल है। भैया ने तो ये कहा, आप क्या कहेंगे?
बहुत अच्छी बात हमारे बड़े भाई ने कहा। जैसा कहा अंग्रेज़ों के बनाए हुए सांसद में चल रहा था, तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई पुलिस है वही व्यवस्था, अंग्रेज़ों के बनाए हुए डाकखाने हैं वही व्यवस्था, अंग्रेज़ों के बनाए हुए रेलवे स्टेशन है वही व्यवस्था चल रही। कहाँ तक अगर किसी भी शख्स की बनाई हुई कोई अच्छी व्यवस्था है उसे हमें हासिल करने में कोई नुकसान नहीं होता है। अगर गड़बड़ व्यवस्था उसको अमेंडमेंट किया जाता है, फ़ौरन चेंज किया जाता है, ये बात बहुत अच्छी की, उसको बदल दिया है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। मगर उसके साथ साथ अभी कुछ बातें चल रही थी, जैसे हाँ उद्घाटन की, तो उद्घाटन भैया राष्ट्रपति करें या प्रधानमंत्री का, दोनों सुपरमो हैं, उससे किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये खाली मुद्दा उछलने की बात है, चाहे पक्षों विपक्षों कोई उछालता है, ये मुद्दा ही कोई नहीं। तो मुद्दा है क्या असल में? क्या मुद्दा उछलना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, लाइटें लोगों की कटती हैं। दूसरा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, अगर मेरी माने मगर मानेगा कोई नहीं, राष्ट्रपति से लगाकर स्वीपर तक वेतन एक होना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान दें जरा मेरी बात, क्योंकि जनाब सुप्रीम अथॉरिटी जो हैं उनको टेलीफोन भी फ्री मिलता है, यातायात सुरक्षा भी मिलती है उनको, और सुरक्षा भी उनको मिलती है, सब कुछ उनको मिलता है। उसके बावजूद तनख्वाहें ज़्यादा। यही वजह है कि गरीब का बेटा गरीब होता जाता है। हमको अगर 40,000 50,000 तनख्वाह मिलती है, एक स्वीपर को 30,000 मिलती, उसी में बच्चे ही पढ़ाता है, इलाज भी करता है, उसी में सुरक्षा व्यवस्था करता है, उसी में मकान बनाता है। और जबकि बड़े बड़े लोगों को न मकान बनाने की ज़रूरत, न चिकित्सा की ज़रूरत, सब सरकार व्यय करती, न टेलीफोन की ज़रूरत सरकार व्यय करती, न ट्रैवल की ज़रूरत, सब सरकार व्यय करती, फिर तनख्वाह ज़्यादा क्यों? सिर्फ इसलिए है कि उन्हीं का बेटा IAS बने और गरीब का बेटा गरीब होता चला जाए। इतनी महंगी शिक्षा है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं गरीबों के, 1000 में कहीं एक निकल पाता है, मामा फूफा जीजा नाना सब मदद जब करते हैं तब नहीं निकल पाता है। तो ये व्यवस्था अगर बदलनी है पूरी तौर से, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय ये ज़रूर करेंगे, वेतन में समानता लाएं, वेतन को उसके पद से ना आकें। वेतन ज़रूरत होती है रोटी कपड़ा मकान के लिए, वो सबको बराबर। 2 रोटी हम खाते हैं, 2 मंत्री भी खाते हैं, 2 IAS अफसर भी खाता है, 2 रोटी ऐसो भी खाते हैं। तो अगर खाना कपड़ा जितना हम पहनते उतना वो पहनते, उसी लिए तनख्वाह तो होती। बच्चे हमारे पढ़ते उनके भी पढ़ते, इसीलिए तनख्वाह होती। तो वेतन सबका समान होना चाहिए। और भाई सुविधाएं ठीक है, आपके पास जिम्मेदारी है, आपको गाड़ी बंगला कार घोड़ा हेल्थ सब कुछ फ्री मिल रहा है, सुरक्षा भी फ्री मिल रही है। बस यही मेरा कहना है और उम्मीद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने तब से योग्य है कि वो एक दिन ये ज़रूर व्यवस्था करेंगे, समान वेतन लागू करेंगे, समान वेतन लागू करेंगे। क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस पे? क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या जब समान वेतन प्रक्रिया जो है, हाँ, वो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक गस्टेड अफसर, एक IAS अफसर और एक 4th क्लास के कर्मचारी की सैलरी एक हो सकती है? आखिर हमारे ही बच्चे जब पढ़ के और उनकी काबिलियत के दम पे वो PCS बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत और उनके हुनर के दम पे उनका भुगतान, उनको सैलरी दी जाती है। और एक 4th क्लास के कर्मचारी को भी वही सैलरी दी जाती है, तो संभव नहीं है ना। एक जो हमारे समाज में और व्यवस्था है संचालन की, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है और ऐसा संभव भी नहीं है। क्या ये संभव है? मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल संभव है, क्योंकि वेतन जो मिलता है वो मिलता है खाने के लिए, कपड़े के लिए, स्वास्थ्य के लिए। खाने के लिए गल्ला दे रही है सरकार, रहने के लिए छत गरीबों को दे रही है। अब ये समस्या आती है कि उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? भाई उनकी चिकित्सा सुविधा फ्री में, सुनिए, उनकी सुरक्षा फ्री में, उनके बच्चों की पढ़ाई फ्री में, उनकी देख रेख सब फ्री में, कोठी बंगला गाड़ी सब फ्री में, और तनख्वाह हमारे 3 गुना। और हम उसी तनख्वाह से अपने बच्चों को पढ़ाएं, बीमारी में दवा करें, उसी बच्चे से हम अपने बच्चों को कपड़े बनवाएं, उसी से अपनी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करें, उसी एक तनख्वाह में सब कुछ करना है। उनको तनख्वाह बोनस में दी जाती, यात्रा भत्ता भी ये वो सब कुछ दिया जाता है, तो ये तनख्वाह की उनको ज़रूरत क्या इतनी? तनख्वाह की क्या जरूरत है उनको? देखिए, ये मुद्दे का ये कोई मुद्दे की बात नहीं है। ये अगर आप जनता की बात करें और चर्चा करें लोगों की, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि बेरोजगारी की बात नहीं होती, रोजगार
दिलाने पे चर्चा नहीं होती, महंगाई पे चर्चा नहीं होती है। तो आप रोज़गार पे बात करिए, बेरोज़गारी पे बात करिए, विकास पे बात करिए। ये गैर तार्किक, गैर संगत की बात है। आप जिस तरीक़ों को पेंशन और सैलरी और ये सब मानते हैं, सब मुद्दे हैं, लेकिन ये इस मुद्दों में भी इस तरीके से मुद्दे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है सरकार में रोजगार मिल रहा है लोगों को? भाई रोज़गार नहीं मिल रहा है तो अभी मैंने देखा था, आपने ही फेसबुक पे डाला था कि हमारे मित्र को लेखपाल संघ में नौकरी मिली, हमारे मित्र को बाबू हो गया, हमारे लेखपाल वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबू की नौकरी मिली। तो जब नौकरी मिल नहीं रही है तो बधाई कहाँ से फेसबुक पे सब लोग डाल रहे हो? अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये मैंने तो नहीं कहाँ डाली। से? अरे मैंने तो नहीं आपने नहीं डाला, लेकिन यहाँ खड़े हुए लोगों ने डाला है। तो जब नहीं फेसबुक पे आप बधाई दे रहे हैं तो रोजगार नहीं मिल रहा तो कहाँ से डाल रहे हैं? अब बताइए, बड़ा कर्रा जवाब दे दिया। जनाब ऊँट के मुंह में जीरा, 1 अनार 100 बीमार। 1 लाख वैकेंसी अगर एक है तो 1 लाख फॉर्म क्यों आते हैं? ज़्यादातर मैंने देखा है पढ़े लिखे लोग प्राइवेट सेक्टर में 10-10 हज़ार पे मर रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपये पे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अगर उनको अच्छी टैलेंटेड है, अगर उनको अच्छा वेतन मिले सरकार दे, तो क्यों प्राइवेट में पढ़ाने जाएं, क्यों इधर उधर काम करें? यानी प्राइवेट जॉब तो है, जॉब है, 24 घंटे खून चूसते हैं जनाब। मेरा बेटा भी इंजीनियर है। प्राइवेट में क्या होता है, सुबह 9 से लगा के रात 12 बजे। पागल सा हो गया, मैंने कहा छोड़ दे बेटा, नौकरी छुड़वा दी। टेंशन खाते हैं। तो ये कोई जॉब नहीं हुआ। एक सरकार है, सिस्टम है, सब कुछ जब प्राइवेट आप कर देंगे तो सरकार का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा? सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, सरकार का अस्तित्व कहाँ? सब कुछ प्राइवेट धीरे धीरे हो रहा है। जो प्राइवेट था वो प्राइवेट है, जो सरकारी था वो सरकारी है। कुछ भी प्राइवेट नहीं हुआ है। हवाई अड्डा तो कभी प्राइवेट नहीं था, रेलवे कभी प्राइवेट नहीं थी, LIC कभी प्राइवेट नहीं थी। अब धीरे धीरे सब प्राइवेट हो रहा है। तो यही मशीन हम बन जाएंगे, काम तो कुछ नहीं होगा। गुमराह करने की बात हो गई, गुमराह किया जा रहा है। देखिए, मैंने लिखा, अरे सुनिए भैया, बोलने अगर सवाल करिए तो जवाब तो सुनिए। अगर यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है इस मोहल्ले में, अगर एक सफाई कर्मचारी प्राइवेट रख दिया जाए तो क्या ये मोहल्ला पूरा प्राइवेट हो गया? अगर संचालन किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया साफ सफाई रख रखाव का, तो क्या हवाई अड्डा प्राइवेट हो गया, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो गया? क्या बात करते हैं? ये मैंने देखा है, खुद एयरपोर्ट में गया हूँ। पहले लिखा था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अब लिखा है उस पर अडानी एयरपोर्ट। मैंने एक ट्रेन के डिब्बे भी लिखा देखा है अडानी रेलवे। सुन लीजिए, मैंने खुद आंखों से देखा। आपका जो तर्क है उनके हिसाब से ये है कि आपके मोहल्ले में यदि कोई सफाई कर्मी प्राइवेट है तो वो सरकारी काम होगा, ना कि प्राइवेट काम होगा। एक मिनट, वही सरकारी कर्मचारी जो नौकर है उसकी तनख्वाह है 30-35 हज़ार, और वही कर्मचारी जो संविदा पे है वो 4-6-8 हज़ार में काम कर रहा दिन रात। तो ये कौन सी असमानता है? वैकेंसी निकालें, जगह खाली नहीं है तो संविदा पे रखे क्यों? जगह खाली है तो वैकेंसी निकलनी चाहिए, उनको भी उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जो पहले वालों को मिलती थी। वैकेंसी नहीं निकल रही है क्या? अच्छा, आप किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप बता दें, तो हम बता दें कि कहाँ पे किस राज्य में। हमको जहाँ तक जानकारी, आप आम आदमी पार्टी से। अच्छा आप बताइए, दिल्ली में क्या चपरासी और PCS के सबकी सैलरी एक है? आप पूछ लीजिए। अरे काहे नहीं है भाई, राज्य सरकार के अधीनस्थ जितने विभाग है पूछ लीजिए, क्या शिक्षा में BSA और चपरासी की सैलरी एक है? पूछ लीजिए। अरे तो मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही है दिल्ली के। मगर कैसे मुख्यमंत्री है? पुलिस ना उनके अंडर में, ना वो उनके अंडर में जो है क्या? तो उनके प्रबंधन वो सब कर रहे हैं। तो उनके प्रबंधन कार्यशैली पे सवालिया उठ रहा है ना? मुद्दा उठाया था मेरे भाई साहब ने बताया कि ये बराबरी के वेतन, ये उनकी मुख्यमंत्री बस की बात नहीं ना, गवर्नर के बस, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ताल्लुकता। ये वो तो मान ही नहीं रहे ना, वो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि IS PCS अपर लेवल का अधिकारी और लो लेवल का कर्मचारी उसकी सैलरी कैसे? अपर लेवल की उनको गाड़ी दी गई, अपर लेवल को उनको टेलीफोन दिया गया, अपर लेवल को उनके सिक्योरिटी दिए गए, अपर लेवल की उनको चिकित्सा दी गई, अपर लेवल की एजुकेशन के बच्चों को दी जा रही। पैसे की उनको ज़रूरत क्या ज़रूरत है उनको पैसे? तनख्वाह तो रोड पेट भरने के लिए होती, तो पेट हमारे जितना बच्चा खाता, गेहूँ चावल आटा उनका भी खाता, तनख्वाह तो बराबर होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, दिल्ली के CM है। मैं आम आदमी की तरफ से इस वक्त नहीं बोल रहा हूँ, एक आम पब्लिक की तरफ से बोल रहा हूँ, जनता की तरफ। जहाँ तक आम आदमी की बात आती है तो आम आदमी धीरे धीरे सुधार कर रहा है। शिक्षा में बदलाव लाई, बिजली में बदलाव लाई, स्वास्थ्य में बदलाव लाई। जब वो सत्ता में आ जाए, कभी भारत का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा,
तो पूरे भारत में। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि शराब घोटाले में भी बड़ा बदलाव होगा। वाह हुआ सत्येंद्र जैन जेल में बदलाव। ये तो सतपाल मलिक गवर्नर के खिलाफ जैसे मुंह खुला तार से ईडी और सीडी सब बैठ गई, और यही हाल वहाँ के है दिल्ली में। यहाँ तो हम आह भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं शिकवा नहीं होता। वही चंद्रभूषण सिंह जी टहल रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह जी टहल रहे हैं, वही काम है गरीब करता। अब तक बुलडोजर चल चुका होता जनाब। वन साइडेड कार्रवाई। क्या चीज़? ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई और करता कार्रवाई हो जाती है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह और सत्येंद्र जैन के ऊपर जब आरोप लगा था, अभी तो आरोप आपने लगाया, एफआईआर होगी, जांच होगी, तब गिरफ्तारी होगी ना, सबूत तो मिलने चाहिए। सत्येंद्र जैन के ऊपर भी आरोप लगे थे तो 6 महीने गिरफ्तारी में लग गए थे। तो आप अपने नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए तो तत्काल गिरफ्तारी की बात पे यकीन नहीं करते हैं। और जांच एजेंसियों पे रही विश्वास करने की बात, तो 2015 और 16 में जब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ईडी हमारी जांच कर ले, सीबीआई हमारी जांच कर ले, दिल्ली पुलिस हमारी जांच कर ले, उस समय आपको विश्वास था। आज आपको जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है। लेकिन तो 2 तरीके की बात। अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? शरद पवार बुरे थे उनकी नज़र में, फिर अभी उनसे भेंट करने चले गए, बुके दे दिए, ममता बनर्जी के साथ बैठे, एक सामूहिक मीटिंग की, कहा मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को केंद्र से हटाना है। क्या उनके जो कार्यशैली है, क्या उनका जो एजेंडा है वो कमज़ोर है कि उन्हें पूरे विपक्ष को एकजुट करना पड़ रहा है? 2 लाइन का एक शेर है, इस दौर सियासत में रिश्तों की हकीकत क्या, एक नक्श सा बनता हो बहते हुए पानी में, जैसे पानी बह रहा उसमें तस्वीर बनती है बिगड़ जाती है, ऐसे ही राजनीतिक रिश्ते टूटते हैं। हम चाहे जैसे हैं, बड़े खराब 10 मुकदमे मुझ पे, अगर हम चले गए सत्ता वाली पार्टी में, किसी के नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, मैं दूध का धुला बात तो आपने एकदम सही कही, बात तो आपने एकदम सही कही। पहले अन्ना हजारे के चहेते थे केजरीवाल, अब अन्ना हजारे चले गए हैं वापस, तो अपना पराया होता है। आपकी बात एकदम सही, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनको अपनी कार्यशैली पे विश्वास होना चाहिए या विपक्ष के लोगों पे होना चाहिए? नहीं, विपक्ष के नहीं। देखिए 2 बातें हैं, अपनी कार्यशैली पे विश्वास होता है इंसान को, मगर जब देखता है वो एक दिल्ली में छोटी जगह पे हैं, और जब पूरे भारत में आएंगे अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे, उनको बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, संगठनों को जोड़ना पड़ेगा, उनकी शर्तें भी देखेंगे, अपनी शर्तें भी रखेंगे। ये जब विस्तार होता है पार्टियों का तो सबको जोड़ा जाता है। दिल्ली तक उनकी नीतियाँ हैं, दिल्ली से जब आगे बढ़ेंगे तो सबको मिलकर सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे, नहीं चल पाएंगे। अंतिम बात आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जी, अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सार है, क्या बताएं? देखिए, अभी दूसरी पार्टियों में नेताओं में जाने की जो बात है, यही अरविंद केजरीवाल जी 2015 में बोलते थे, हम अलग तरीके की राजनीति करते हैं, और अलग तरीके की राजनीति करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हम राजनीति करने ही नहीं आए हैं, हम लोगों के लिए आए हैं, लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं, यही केजरीवाल जी कहते थे। और लालू प्रसाद जी के ऊपर आरोप लगाते थे, मुलायम जी के ऊपर आरोप लगाते थे, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाते थे, कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, सोनिया गांधी पे आरोप लगाते थे, राहुल गांधी पे आरोप लगाते थे। कोई ऐसा नेता नहीं पूरे देश का जिसके ऊपर केजरीवाल जी ने आरोप नहीं लगाया। आज ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, जो भ्रष्ट नेता हो जिसके साथ केजरीवाल जी ना बैठे हो, ना केजरीवाल जी जिसके साथ ना जुड़ गए हों। अरे बाप रे बाप, भयंकर बात बोल दी। क्या कहेंगे इस पे आप? अब कहने को तो बहुत कुछ है, भयंकर बता दिया। कहने को बहुत कुछ है, मगर चुप रहने में फ़ायदा ये है कि कोई धारा नहीं लगेगी। जनाब सुनिए, आदमी को एक दूसरे को बुरा कहने से देश की तरक्की नहीं होने वाली। केजरीवाल भी तो यही करते हैं, कतई नहीं बुरा कहते हो, तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, बीजेपी को विकास की बात करता है। हमें चिंता नहीं हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सबका विकास अपना विकास। सबका विकास और अपना विकास, मतलब ये कुछ समझ नहीं आया, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं आप, पूछिए। तो ठीक है, लगभग मुझे लगता है कि हर बिंदु पे बात हो गई है। कुछ यूथ भी हैं, अगर बात करना चाहें तो हम इनसे पूछ सकते हैं। सदन यूथ क्या बोलता है रोजगार को लेकर के, क्या कहना चाहें? रोजगार तो हर जगह है भैया, आपके पास स्किल अगर है तो रोजगार है, स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल होना ज़रूरी है, रोजगार आपको मिलेगा। हाँ। अच्छा, कुछ लोग दावा करते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के लोग 5-10 हज़ार का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? कौन ठहर रहा है बताइए आप? बहुत से लोग कहते हैं।
कहता कौन है बताइए, फिर मिलाइए मुझे। रोज बात करता हूँ, अभी कई लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, अभी जवाब क्या देना चाहेंगे? ये सब कहने की बात है। बाकी मैं बोल रहा हूँ ना, एक चीज़, अगर आपके पास स्किल है तो कुछ भी है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो डिग्री मैं भी ले सकता हूँ, पास मैं भी हो सकता हूँ वैसे, ठीक है, बिना पढ़े लिखे। ठीक, अगर आपके पास स्किल है बोलने की या काम करने की, आप पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे हैं तो आपके पास रोज़गार है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे जो बोला है इन्होंने बहुत सही बोला है, क्योंकि युवाओं के लिए रोज़गार है तो है ही, बेरोज़गारी भी है, लेकिन जिसके पास टैलेंट है, पढ़ाई लिखाई है, वो सब रोज़गार, उनके लिए रोज़गार की कमी नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे युवा क्या कहता है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास स्किल्स और नॉलेज है, अगर जिस सेक्टर में आप स्टडी कर रहे हो उस सेक्टर में आपको उस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और वैसे तो रोज़गार है और बेरोज़गारी भी है, लेकिन जिस हिसाब से लड़के नॉलेज मतलब स्टूडेंट्स नॉलेज लेंगे उस हिसाब से जॉब मिलेगी। बस यही विचार धारणा है मेरी। जहाँ तक रोज़गार बेटा ने कहा ठीक है, मगर अगर रोज़गार मिल रहा है अपने यहाँ तो लोग विदेशों में करोड़ों यहाँ के भारतीय विदेशों में बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी भी तो अच्छी मिल नहीं रही, जिससे पेट चल सके। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे रोजगार मिल रहा होता तो लोग विदेश न जाते, मजबूरी में करोड़ों लोग विदेश जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इनकी अलग सोच है, सोच हर आदमी व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर आपके पास रोज़गार आपको चाहिए, कहाँ आपके पास रोज़गार है? आप नोएडा चले जाइए, कितना भी रोज़गार, कितने भी आप इंटर पास हैं, हाई स्कूल पास है, आपके पास रोज़गार है। ठीक है, आपके पास स्किल है, डिप्लोमा है, बीटेक है, एमटेक है, कुछ भी है, तो उसके पास आपके पास रोज़गार है। अब आप यहाँ कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया है आपके पास, यहाँ रोज़गार मिलेगा आपको? हाँ, आपके पास निकलना पड़ेगा तभी आप रोज़गार हेर पाएंगे, यहाँ ही आके घर में रोज़गार कोई दे के जाएगा? घर में तो कोई दे के नहीं जाएगा। हमें खाना है तो खाली तो वैसे तो लेकिन वैकेंसी भी तो निकलनी चाहिए ना। कौन सी वैकेंसी निकल रही है? सरकारी नौकरियों की वैकेंसी। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो कहाँ से वैकेंसी निकलेगी, तुम ये बताओ। हाँ, इस पे भी मैं बोलना चाहूँ। बोलो, बिल्कुल बोलो। मैं इस पे भी भाई, मेरे भाई हैं, ये बोल रहे हैं प्राइवेट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक टीचर कम से कम आप सरकारी स्कूल उठा के देखिए, सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसका लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है कभी? जाता है कभी? नहीं पढ़ने जाता, वो अपने बच्चों को छुट्टियां देता है। उस सरकारी स्कूल को सुधारा जाए, ना कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए। प्राइवेटाइजेशन करने से मालूम है उससे गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक, मेन पॉइंट ये है, तुम इस पर ध्यान दो ना। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, तुम ये बताओ कौन से प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो फीस कम लेते हो, गरीबों के बच्चों को ध्यान देते हो? तुम बताओ। गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पाते यार, मेन बात ये होना चाहिए ना। प्राइवेटाइजेशन में जो होती है वो प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, जो भी होता है, जिसका भी है, जिसकी कंपनी है, जिसकी भी संस्था है, वो प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक के लिए वर्क करती है, वो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है। नहीं, भाई के बात हम सहमत है, पर आप एक बात मुझे बताइए, 60,000 आप लेके दिन भर कुर्सी तोड़ रहे हैं और उसी 60,000 में हम जैसे लड़के 15-15, 20-20 हज़ार में आपके 4 गुना काम कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ? आप अकेले कुर्सी तोड़ रहे हैं ना, आप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं बताइए? आप जब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो दूसरों के बच्चों कैसे एक्सपेक्ट करते सकते हैं आप पढ़ाएंगे? तो यार रूल लाओ ना कि जो सरकारी वर्ग कर्मचारी हैं उनके बच्चे जो होंगे वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। ये अगर कर दिया जाए तो उससे ये बात होगी कि जो सरकारी टीचर हैं वो पढ़ाना ही स्टार्ट कर देंगे, चूँकि उनके बच्चों पे बात आएगी। ठीक, अब ऐसे क्या है यार कि उनका अपने बच्चों प्राइवेट, उनके पास तो पैसा है, वो प्राइवेट में भेज दे रहे हैं। बाकी जो गरीबों के बच्चे हैं अगर उनको देखा जाए तो उनको प्रॉब्लम होती है पढ़ाई के लिए। ठीक, वो चाह कर या ना चाहते हुए भी उसी सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा, या तो अगर वो प्राइवेट में भेजें तो अपना 1 वक्त 2 वक्त की रोटी उनको रोकनी पड़ती है। ठीक, मेन बात ये है। इधर घुमाइए भाई। अब भैया ने बड़ी अच्छी बातें कही है कि प्राइमरी स्कूल का सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा जबकि है ही नहीं। मैं सरकारी टीचर था, जूनियर हाई स्कूल का हेडमास्टर, मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और बीटेक भी करवाया है, एमए इंग्लिश से भी करवाया है, ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक सवाल आता है कि अच्छी 60-70 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, आप सच बताएं, मैं 80,000 लेता हूँ कि लेखपाल कितनी पाता है? जबकि टीचर समाज सुधारक होता है, वो पूरी मेहनत से पढ़ाता है। 1-2 हर एक अपवाद होते हैं, मगर ज़्यादातर पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे, कुछ टीचर कम काम करने वाले। और सरकार ने इतना भाड़न डाल दिया उन पर,
गैर सरकारी काम का बोझ। खूंटे का गिन दिया, जानवर गिनती करो, आदमी गिनती करो, जनगणना, मतगणना, जितने काम हैं सरकारी वो सब एक मजदूर समझ लिया गया। मास्टर से खाली पढ़ाई का काम लिया जाए, ज़रूर पढ़ाएगा, वो नहीं लेते। हम आपके एक बात बताएं, ब्लॉक में मीटिंग, मैं भी आया, मैं जूनियर हाई स्कूल का हेड मास्टर, बीडीओ साहब मीटिंग कर रहे हैं, बीडीओ साहब, तो मैंने खड़े होकर कहा आप जनाब इतने काम हम लोगों को दे रहे हैं तो पढ़ाए कौन? उनके अल्फाज थे, पढ़ाने का आपसे कहता कौन? ये काम नहीं करोगे वेतन रुकेगा, कभी नहीं पढ़ाओ, कुछ नहीं होगा, ये अल्फाज होते हैं। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं अंकल जी। ठीक, बात ये है कि घूस कौन देता, कौन है घूस देने वाला, कौन है घूस देने वाला? हम जैसे आम आदमी की हैं, वो हमसे मांगने नहीं आते हैं, हम अपने काम करवाने के लिए उनको दे आते हैं नहीं। बात ये हम घूस, हाँ, आप बात नहीं समझे, आप जैसे का मतलब ये है कि घूस आखिर हम देते तो हम ही लोग हैं, अपना वक्त बचाने के लिए रूल रेगुलेशन नहीं आपको बाध्य कर दिया जाएगा कि काम ऐसे नहीं ऐसे बिगड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे बिगड़ेगा, ऐसे आपको होने नहीं, महीनों आप दौड़ेंगे। नोटबंदी हुई थी अंकल जी, जब नोटबंदी हुई थी तो उसमें क्या था, बैंक कर्मचारियों को 10% 5% देकर नोट बदली करवाई गई। आखिर ये दिया घूस कौन? मेरे नोट को तो ये घूस दिया कौन? पब्लिक दे। क्यों मजबूर है वो? मजबूर नहीं अंकल जी, वही तो रूल। आप पब्लिक, हाँ पब्लिक देती है, पब्लिक अपने काम जब भारत सरकार ने वक्त बचाने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए अंकल जी रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं, पब्लिक ही तोड़ते हैं रूल रेगुलेशन। हम आपको बैंक में लाइन, जब भारत सरकार ने बैंक बनाया है, आरबीआई बनाई है, तो आप बैंकों में पैसा जमा करिए ना, आप घर में क्यों पैसा रख रहे थे? मैं अपनी बात नहीं, एक आम बात कर रहा हूँ। वो काला धन है, वो सब काला धन था, इस वजह से वो बैंक, वो काला धन आ गया, सफ़ेद हो गया, 15 लाख हमारे खाते में पहुंच गए, और फिर 2000 का नोट बंद हुआ, फिर काला धन बाहर आएगा, फिर हमारे खाते में सबके आ जाएगा पैसा। यही आप कहना चाहते हैं ना? क्या आया काला धन? एक स्विच बैंक से पैसा वापस आया, एक पैसा नहीं, एक मिनट बात हो जाए दिए न, स्विच बैंक से एक पैसा आया, सारा आरबीआई ने क्या कहा, जितने नोट मैंने छापे थे वो सबके सब आ गए, कहाँ रहा काला धन? गया कहाँ काला धन? ये एक जनता को परेशान करने का मोटू था, तानाशाहियत की वाहिद मिसाल थी कि हम तानाशाह है, जो कह दिया चुटकियों में हो जाएगा तो हो जाए। जनता ने आपको वोट दे दिया, सेवक बनाया है, ना कि आपको राजा बनाया। जनता ने हर प्रतिनिधि को अपना सेवक बनाया है, उसकी ड्यूटी है जनता की सेवा करे, जिसमें जनता खुश, सेवक खुश। हो उल्टा रहा है, जो बन जाता है वो अपने को बादशाह समझने लगता है, चाहे छोटे पद पर हो चाहे बड़े पद पर, और जनता वही चीज़ ना, मैं अपना गुलाम। मैं यही बोलना चाहता हूँ अंकल जी, हम हाँ प्रजातंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, हम अपने में स्वतंत्र हैं, हमें कोई ऊपर प्रेशर नहीं है, हमें कोई प्रेशर से दाब रहा है। ठीक, कि मतलब हम अपने में स्वतंत्र है, हमारा संविधान हमें कहता है कि हम अपने में स्वतंत्र हैं, हम किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। हम ही जैसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें बढ़ावा देते हैं, हम अपने काम करवाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, हमारे पास पैसा है या कुछ भी है तो हम अपना काम निकलवाने के लिए दे देते हैं कि हाँ हमारा भाई काम हो जाना चाहिए। तो आपने युवाओं की बात सुनी, लोगों की बात सुनी, तमाम मुद्दे पे बात हुई। खबरीलाल पर हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, लगातार अपडेट के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।